बाघों की शरणस्थली रणथंभौर नेशनल पार्क के बीच घने जंगल में से अब हम पहुंचेंगे रणथंभौर दुर्ग। सामने की पहाड़ी पर परकोटा बाहरी आक्रमणकारियों को कंफ्यूज करने के लिए हमीर देव के द्वारा बनाया गया था। रणथंभौर दुर्ग नहीं है। ये जीव प्रजाति राजस्थान के हर एक जंगल में पाई जाती है। सिंह सुवन सत्पुरुष वचन कदले फले न एक भार, तिरिया तिल हमीर हटे चढ़े न दूजी बार। दुर्ग में एंटर करते ही जो पहला प्रवेश दुर्ग है वो नवलखा पौल ही है। और इस नवलखा पौल को सेकंड ग्रेड में ऐसे राजस्थान के ऐसे कई बच्चे हैं जो एक एक नंबर से इस नवलखा पौल के चक्कर में उन्होंने रख दिया। तो नवलखा पौल का हम अगर ऐतिहासिक दृष्टि से अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंस माने तो उससे भी कई गुना ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस उसका प्रतियोगी एग्जाम की दृष्टि से मान सकते हैं। हाथी पोल को पार करने के बाद मुश्किल से हमने लगभग 50 एक सीढ़ियाँ चढ़ी थी। अब यहाँ की सीढ़ियों की गिनती करना थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। जैसे ही हमने पार किया तो हम एक छोटी सी एक 4 खंभों की छतरी यहाँ पर नजर आई। अच्छी कलाकृति है। ये तो स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये छतरी किसकी छतरी है और कोई यहाँ पर उल्लेख तो नहीं है, लेकिन छतरी के साथ साथ जैसे ही हमने तलहटी की ओर देखा तो हमें इन चारों तरफ की पहाड़ियों के बीच में 2 तालाब बने हुए नजर आए। और जैसा कि आप अच्छी तरह से परिचित हो, ये हमारा रणथंभौर एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। 1980 से आज तक ये राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी 1955 में स्थापना हो चुकी है एक अभयारण्य के रूप में। तो सर, इसका संबंध जीवों से बहुत ही गहरा रहा है क्योंकि राजस्थान की पहली टाइगर प्रोजेक्ट भी यही रणथंभौर क्षेत्र ही आती है। तो सर, इसके बारे में जीवों से जुड़ी हुई कोई लोकल स्थानीय बात आप जानते हो सर, बताइए इसके बारे में। सर, ये जो आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे जी सर। एक ये पॉइंट है और एक इससे आगे वाला पॉइंट है। 1 किलोमीटर की दायरे में? बिल्कुल सर, ये 1 किलोमीटर नहीं सर, इसकी डिस्टेंस लगभग सर 3.5 किलोमीटर तक है। ये तो हम ऊंचाई से देख रहे हैं इसलिए हमें बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज इनकी डिस्टेंसेस लगभग 3.5 किलोमीटर है। और रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट जो है, आपने बताया कि पहला टाइगर प्रोजेक्ट है। ऑब्वियसली सर, टाइगर्स के अलावा भी यहाँ पे विभिन्न प्रकार के 7 प्रकार की जैसे कैट प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं और भी हिरण वगैरह, बारहसिंगा
सारंगे, चीतल, सांभर, इस टाइप के कई प्रकार के जानवर यहाँ पर सर पाए जाते हैं। इन सब जानवरों के लिए सर ये जो पॉन्ड है वो एक तो जल स्रोत के रूप में है और ये सर वर्ष भर भरे रहते हैं। यहाँ जब 2-3 साल तक अकाल भी पड़ा रहता है तो भी जो पहाड़ों से जो पानी की आवक है वो इन तालाबों को हमेशा लबालब रखती है सर पानी से। इनके साथ साथ सर इसका जो प्राकृतिक रूप से जो महत्व है वो ये है कि हो सकता है कि पहले दुर्ग के अंदर पानी भी यहाँ से, क्योंकि दुर्ग में गुफाएं भी होती थी तो, और पानी लाने के लिए भी जैसे कि आमेर महल में हमने पहले देखा था कि वहाँ पे गुप्त रास्तों से पानी, तो हो सकता है कि इन पॉन्ड की सहायता से दुर्ग में पानी भी लाया जाता हो। लेकिन सर जानवरों के पानी पीने के हिसाब से इस दुर्ग का इस पॉन्ड, इन दोनों पॉन्ड्स का विशेष महत्व है। और यहाँ पे सर एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि यहाँ की एक प्रसिद्ध बागिन रही है मछली। तो सर यहाँ पे बैठ के यहाँ से आते हुए जिप्सियों में बैठकर पर्यटकों ने उस बागिन को मगरमच्छ का शिकार करते हुए कई बार निहारा सर। एक बार मगरमच्छ के बच्चे ने बागिन के ऊपर हमला कर दिया था तो बागिन ने सर, मछली का जो कुनबा है वो मगरमच्छ खाता है, तो बागिन ने उस मगरमच्छ के ऊपर अटैक करके मगरमच्छ को मार दिया। और सर आज भी बागिन के ऊपर भी यहाँ पे डाक टिकट वगैरह जारी किया गया था मछली बागिन के ऊपर, तो उसको यहाँ पे पानी पीता हुआ, बाघों को पानी पीता हुआ, जानवरों को पानी पीते हुए पर्यटक जब देखते हैं तो ये दृश्य काफ़ी मनोरम दिखाई देता है सर। जी सर। सर आपने बहुत ही अद्भुत बात बताई जो भौतिक स्तर पर आजकल की ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी। लेकिन सर मेरा एक अनुमान है कि अब तो शायद खैर नहीं होगा सर, क्योंकि एक सेंचुरी के रूप में विकसित हो चुका है, पूरा नेशनल पार्क है। तो सर जैसे प्राचीन काल में क्या होता था कि दुर्ग है तो दुर्ग के आसपास ही प्रजा निवास करती थी, या तो वो दुर्ग के भीतरी क्षेत्र में या फिर दुर्ग के तलहटी में प्रजा निवास करती थी। विस्तृत रूप से गाँव बड़े नहीं होते थे। तो सर मेरा अनुमान ये लग रहा है कि जो आगे का विस्तृत एरिया है यहाँ पर हो सकता है पहले गाँव बसे हो, तो ये जो तालाब है रिस के पहाड़ियों में पानी यहाँ पर आ रहा है तो हो सकता है सर गाँवों में जलापूर्ति करने का भी यहाँ पर एक उद्देश्य है इन तालाबों से। सर हम ये इस रणथंभौर दुर्ग को जब विजिट कर रहे हैं तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये आपको ये निशान वगैरह दिखाई दे रहे होंगे सर, ये घोड़े के पदचिन्हों जैसे निशान हैं। ये निशान सर इनके बारे में कहा जाता है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमने देखा कि रणमल रत्तीपाल ने जब दुर्ग के गुप्त मार्ग बता दिए थे और सेना जब दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी तो हम्मीर देव अपनी प्रिपरेशन के लिए वापस जब दुर्ग में जब आए थे तो उनके घोड़े की सर चाल इतनी ज़्यादा प्रभावी थी कि घोड़े ने 3 पैर में सर इस पूरे दुर्ग के ऊपरी सिरे तक, एक बार आप दिखाने का कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ तक दिखाओ आप, तो इस दुर्ग में सीधा घोड़ा यहाँ से एंटर कर गया और सर तब से घोड़े के जो पदचिन्ह हैं वो यहाँ पे एक अमिट रूप से अंकित हो गए सर। और यहाँ की जनश्रुतियों में, यहाँ की किंवदंतियों में हम्मीर के गीत गाए जाते हैं, उनके घोड़े के बारे में, उसके घोड़े की प्रभावशालिता के बारे में यहाँ के गीतों में सर उसका उल्लेख मिलता है।
दुर्ग के मध्य भाग में जैसे हम पहुंचे तो हमें यहाँ पर दो खास विशेषताएं दिखी। बगल में हमें एक तो यहाँ पर तालाब दिखा जो इस टाइम सूखा पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी आश्चर्यचकित विशेषता हमें नज़र आई। एक मुस्लिम शैली में दरवाज़ा भी बना हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ हमें कब्रें भी बनी हुई दिखाई गई है, जिसे हम कब्रगाह कह सकते हैं। इसी के साथ में एक मज़ार और दरगाह भी मौजूद है, जिससे इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि यहाँ पर ज़रूर मुस्लिम आक्रमण हुए हैं और मुसलमानों ने कैसे न कैसे करके यहाँ पर अधिकार तो किया है। और अनुमान मेरा ये हो सकता है कि 1301 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, 1301 में जब आक्रमण हुआ, मीरदेव का जब राज था, तो हो सकता है उनके बाद किसी प्रकार से स्थापित हो। दूसरा हमें उल्लेख मिलता है कि 1567 में अकबर ने आमेर के शासक के पुत्र भगवंत दास को यहाँ पर भेजा था और वो मान सिंह और भगवंत दास दोनों आए थे। राजा मान सिंह का पहला अभियान था, जिंदगी का पहला अभियान जो किसी अभियान में आए थे, तो इसी पर आए थे। हो सकता है या तो अकबर के नेतृत्व में यहाँ पर ये दरगाह मस्जिद बनी हो या अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में बनी हो। तो सर आप इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं, तो सर आपका क्या अनुमान है इसके बारे में बताइए। सर ये जो दुर्ग है ये केवल हम्मीर देव से ही नहीं बल्कि हम्मीर देव से पहले के शासकों से भी यह दुर्ग आक्रमणों का और मुस्लिम आक्रमणों का साक्षी रहा है। जी सर। इस दुर्ग पर सर पहले से इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और उसके बाद बहादुर शाह जफ़र को भी यह दुर्ग दिया गया था और अकबर ने भी अपना यहाँ पे विजय अभियान भेजा था। तो मुस्लिमों को यह दुर्ग सदैव लुभाता रहा है सर। और यहाँ पे आपको जैसा कि पता है कि गुजरात जाती हुई जो सेना होती थी उनके लिए मेवाड़ का एक मार्ग हुआ करता था, मेवाड़ से गुजरना पड़ता था और मेवाड़ के अंडर में यह दुर्ग आता था। तो इस दुर्ग पर वो आक्रमण करके और मेवाड़ को पराजित करने की यहाँ से योजना बनाना चाहते थे, इसलिए भी इस दुर्ग के ऊपर मुस्लिम आक्रमण किया करते थे। अब सर बात यह है कि यहाँ पे ये जो कब्रगाहें वगैरह बनी हैं तो इनके बारे में स्पष्ट कहीं भी उल्लेख नहीं है कि ये किन किन की कब्र है। हालांकि जो दरगाह आपको दिखाई दे रही है वो दरगाह काजी पीर जनाब सदरुद्दीन साहब की वो दरगाह है और उस दरगाह पर आज भी कई जो मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी हैं और इनके जो उपासक हैं वो इस दरगाह पर आकर मत्था टेक कर अपनी मनोकामना पूरी करने का वो यहाँ पे प्रार्थना करते हैं और वो लोग आते भी हैं। तो इनका एक कालखंड हम स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं कर सकते कि ये कब बनी और कब क्या हुई, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम शुरू से यहाँ पे उनके आकर्षण का ये दुर्ग उनके आकर्षण का केंद्र रहा। उन्होंने इसीलिए उनके यहाँ पे आकर आक्रमण किए और इसी वजह से शायद यहाँ पे थोड़े बहुत समय के लिए मुस्लिम शासन भी पूरी तरह पुरजोर तरीके से रहा होगा। तब यहाँ के जो यहाँ वासिंदे थे वो यहाँ आके और जब वो यहीं उनका देहावसान हुआ तो उनकी स्मृतियों में फिर ये कब्र और ये दरगाह वगैरह बनी सर। हाँ बिल्कुल, आपने सही अनुमान लगाया है क्योंकि लिखित अनुमान तो है नहीं और इस तरह कब्रगाह बनना हो सकता है गाजी वगैरह उनकी ये कब्रगाह हो, तो ये हमारा अनुमान था। तो सर अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सर अपने पास दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन इस तरफ है और एक डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमें किस तरफ बढ़ना होगा? हमें इस तरफ बढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पे हम आगे देखेंगे बादल महल, कचहरी महल देखेंगे, हम रानी रंग देवी ने जिसमें जल जौहर किया था उसको, उस तालाब को देखेंगे हम। साथ ही हम्मीर देव की एक न्याय की छतरी के नाम से फेमस है 32 खंभों की छतरी, उसे भी हम इसी रास्ते में देखेंगे। तो हमारे जो इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो विद्यार्थी है उनको इस ऐतिहासिक वृतांत के बारे में पूरा जानने का मौका मिलेगा कि आगे हमारी क्या क्या यहाँ रणथंभौर दुर्ग में प्रमुख चीज़ें हैं। जी सर, एक बात जानना चाहूँगा, इधर तो हमने कवर करेंगे, तो इधर सर क्या कोई विजिटर पॉइंट इधर बाकी रहा है कोई साइड में? नहीं सर, इधर कोई विजिटर पॉइंट नहीं है, आगे केवल दुर्ग की तहस नहस दीवारें हैं और उससे आगे सर थोड़ा सा जानवर वगैरह का खतरा रहता है, इसलिए लोग यहाँ जाते नहीं हैं। और खाई सर इस तरफ, इससे आगे की तरफ हमें खाई दिखाई देती है क्योंकि ये दुर्ग में 3 तरफ खाई है सर। तो इधर आगे भी फ्रंट डोर पे भी खाई है, बैक डोर पे भी खाई है और बाईं ओर भी यहाँ पे खाई है, क्योंकि तभी तो अबुल फजल को ये कहना पड़ा था कि और दुर्ग नंगे हैं ये बख्तरबंद है, क्योंकि ये चौतरफा पानी की खाइयों से घिरा हुआ दुर्ग है। जी सर, कई प्रकार की श्रेणियों का ये अस्तित्व वजूद रखता है ये। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और आगे यात्रा पार करने के बाद हम एक ऐतिहासिक स्थल पर पहुँचे हैं। दूर से ये बड़ा ही आकर्षक लग रहा है। और तो सर ये क्या है आपके सामने? सर ये वो छतरी है जिसका आपको अभी पूरे रास्ते भर भी आपके दिमाग में इसका जिक्र चलता रहा कि 32 खंभों की छतरी कैसी दिखाई देती होगी। तो आप उस पॉइंट पर पहुंच चुके हो जहां से आपको सामने 32 खंभों की छतरी दिखाई दे रही है सर।
तो आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ इस छतरी में क्या क्या विशेष बातें हैं। है। और ये छतरी हमीर देव जी के पिताजी जो थे जैतर सिंह जी, उनकी स्मृति में बनाई गई थी। तो सर इसको न्याय की छतरी क्यों बोला गया, रीज़न क्या था? सर यहाँ पे बैठकर और हमीर देव प्रजा के सारे उनके जो भी केस आते थे उनको यहाँ से सुना करते थे, उनको एनालिसिस करते थे और फिर एक निष्पक्ष न्याय देते थे। इसलिए इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और उनके पिताजी का जो गौरवपूर्ण शासन था वह लगभग 32 वर्ष का उनका एक कालखंड रहा था। इसलिए भी इस छतरी में जो पिलर्स दिए हैं वो 32 खंभे दिए हैं सर। इसे आप कोर्ट ऑफ रणथंबोर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये एक रणथंबोर का कोर्ट कहला सकता है। और क्योंकि देखो दो तरह से न्याय होते थे, एक फौजदारी न्याय होता था और एक दीवानी न्याय होया करता था। तो वो दोनों के दोनों न्याय यहीं पर होते थे। तो सर और सर इसके बारे में कोई विचित्र और ख़ास बात? सर 32 खंभों की छतरी है। इसका प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्व तो सभी को पता है कि वो बार बार में एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि 32 खंभों की छतरी रणथंबोर में भी है, मांडलगढ़ में भी है। लेकिन इसका ऐतिहासिक जो महत्व है सर, कि एक पुत्र ने अपने पिता के प्रति एक अगाध समर्पण की भावना रखते हुए, एक सम्मान की भावना रखते हुए इस भव्य छतरी का निर्माण कराया, जिस छतरी से आज भी मतलब कई जो अभी हमारी जो ऐसी व्यवस्था है सर कि न्याय की अगर हम बात करें तो उस समय न्याय के लिए एक भव्य यहाँ दरबार सजाकर और हमीर देव एक आसन पर विराजमान होते थे और वो अपनी जनता को अपने पिताजी के बताए हुए सद्मार्ग पर चलते हुए वो यहाँ पर बैठकर न्याय प्रदान करते थे। तो इस दुर्ग का केवल ऐतिहासिक ही नहीं वरन हमारी गौरवपूर्ण संस्कृति, जिसमें माता पिता को एक उच्च दर्जा दिया जाता है और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमीर देव ने भी यहाँ पर न्याय करना प्रारंभ किया। तो सर इसका अंदर से अवलोकन करते हैं। बिल्कुल। जैसे ही हमने न्याय की छतरी को विजिट किया, शायद 1000 पर्यटकों में से 2 या 4 पर्यटक मुझे नज़र आएंगे कि यहाँ पर कोई आता होगा। मैंने लगभग 10 मिनट के भ्रमण में देखा कि कोई भी पर्यटक इस मंदिर के पास नहीं पहुँच पा रहा था। जो हमीर देव थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। और एक खास बात है, सनातन धर्म की हमारी संस्कृति रही है, जहाँ पर भी एक छतरी स्थापित की जाती है या किसी हिंदू व्यक्ति का स्मारक बनाया जाता है तो वहाँ पर मंदिर बनाने की विशेष परंपरा है, चाहे भगवान शिव का मंदिर हो चाहे भगवान विष्णु का मंदिर हो। तो इन्होंने भी सनातन धर्म की इस परंपरा को जागृत रखते हुए और यहाँ एक भगवान शिव का शिवलिंग ही नहीं अर्थात बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है। राजस्थान के जाने माने शिवलिंग में से विशेष शिवलिंग में से एक शिवलिंग है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर हमीर जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, जो कि लकुलिस द्वारा चलाया गया था, जिसमें शिवलिंग की पूजा और दंड धारण दोनों चीज़ें ही अनिवार्य हैं। और उसी धर्म का अनुसरण करते हुए उन्होंने जब अपने पिता जैतर सिंह की स्मृति में जो 32 खंभों की छतरी, जिसके बेसमेंट में हम अभी खड़े हैं, जहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है, विशाल शिवलिंग है सर ये। और यहाँ पे जो पर्यटक हैं सर, जो स्थानीय पर्यटक हैं और स्थानीय जो लोग हैं, वो इस शिवलिंग के पास आकर और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि इस शिवलिंग का विशेष रूप से धार्मिक रूप से बड़ा ही महत्व है सर यहाँ के शिवलिंग का। यहीं से पास में घुश्मेश्वर महादेव है और सिवाड़ में जो ज्योतिर्लिंग है, बस उसी प्रकार की मूर्ति सर यहाँ पे स्थापित करवाई गई थी हमीर ने। और हमीर ने साथ साथ सर अनेक शिवलिंग, जैसे यहाँ पास में कमलेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है उसे भी हमीर ने स्थापित करवाया। तो हमीर ने इस बात के एक विशेष प्रतिमान स्थापित किए कि शिव पूजा किस प्रकार से, मतलब शिव जी के प्रति उन्होंने अपने राज्य में एक विशेष वो रखी। साथ ही अपने जो सीमा क्षेत्र थे उनमें भी उनकी आस्था को उजागर करने के लिए वहाँ भी समय समय पर उन्होंने अपने पूरे उसमें कालक्रम में उन्होंने शिवलिंग का निर्माण करवाते रहे।
तो सर बहुत ही अद्भुत जानकारी है। भगवान शिव तो वैसे ही नाथों के नाथ है और हर जगह इनका कीर्तिमान स्थापित है। तो बढ़ते हैं अगली छतरी की ओर। एक बहुत ही अद्भुत स्थान हमें नज़र आ रहा था, उस स्थान को जाके अभी उसका अवलोकन करते हैं। न्याय की छतरी को विजिट किया तो दूसरी तरफ आकर और मैंने आसानी से गिने जो पिलर यहाँ पर लगे हुए हैं, टोटल यहाँ पर भी बाहरी आवरण पर 16 पिलर है और अंदर के आवरण पर भी 16 पिलर लगे हुए हैं। यानी कि टोटल यहाँ पर भी अभी 32 पिलर विराजमान है। लेकिन सर इसके बाहर न तो कोई शिलालेख है न कोई स्रोत है, कुछ भी अवशेष ऐसा नहीं है कि हम क्या बात करेंगे ये किसकी छतरी होगी। तो सर इसके बारे में क्या जानकारी हो सकती है, क्या आपका अनुमान है? और क्योंकि समय समय पर यहाँ पर अलग अलग शासकों का अधिकार भी रहा है, कभी मेवाड़ के अधिकार में रहा है, कभी ये मुगलों के अधीन रहा है, कभी ये सल्तनत काल में कई विभिन्न मुस्लिम शासकों के अधीन रहा है। तो सर आपका क्या अनुमान है इन अधूरी पड़ी छतरी के बारे में? सर मेवाड़ के अधिकार में ये दुर्ग रहा लंबे समय तक। जी सर। और मेवाड़ के एक बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा रहे हैं और शासक रहे हैं महाराणा सांगा। महाराणा सांगा की पत्नी थी सर रानी कर्मावती जी। और रानी कर्मावती जब महाराणा सांगा जब युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, जब उनके साथ एक विश्वासघात हो चुका था, कालपी में उन्हें जहर दे दिया गया था और जब उनका देहावसान हुआ खानवा युद्ध के बाद, तो शासन की पूरी जिम्मेदारी रानी कर्मावती के ऊपर आ गई थी। और कर्मावती को यहाँ का प्रभार भी था कर्मावती के पास की रणथंभौर की देखरेख की जिम्मेदारी भी उनके पास थी। तो उस दौरान कर्मावती अपने पति की स्मृति में इस एक भव्य 32 खंभों की छतरी का ही निर्माण करवाना चाहती थी हम्मीर देव की छतरी के सामने। जो हम्मीर देव ने 32 खंभों की छतरी अपने पिता की याद में बनाई थी, ठीक उसी के जस्ट सामने वह अपने पति की याद में इस प्रकार की एक और ऐतिहासिक 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाना चाहती थी। मगर सर ऐसा हो न सका। और ऐसा क्यों नहीं हो सका, इसके पीछे ये कारण रहा सर कि उस समय बहादुर शाह जफर सेकंड जो था, उसने इसके कर्मावती के ऊपर आक्रमण कर दिया और कर्मावती ने बाद में पूरी रानियों के साथ मेवाड़ का दूसरा जो जौहर है वह कर लिया। और उनकी मतलब इस शौक के साथ यहाँ के मजदूरों ने भी काम करना बंद कर दिया। जो उन्होंने मतलब जिन लोगों को इन काम के लिए अपॉइंट किया था, उन लोगों ने रानी कर्मावती के देहावसान के बाद इसका काम बंद कर दिया और ये छतरी अधूरी पड़ी है। यहाँ पे सर खास तौर से एक बात है, जितनी भी छतरी आपने देखी है उसको मतलब आप गौर से देखिए, यहाँ के एक पत्थर को देखिए सर। यहाँ का जो पत्थर है वो आपको रेड स्टोन दिखाई देगा और ये रेड स्टोन करौली का पत्थर है। यह जो हमारे यहाँ पे इसको पट्टियाँ, चीरियाँ इस टाइप के शब्द बोले जाते हैं इस पत्थर के लिए। तो उस करौली के पत्थर से ये छतरी का निर्माण होना था, मगर एक दुर्घटना की वजह से इस छतरी का निर्माण नहीं हो सका। तो सर जैसा कि आपने ये पत्थर की बात की, तो इस पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। ये जो पत्थर है सर, ये बालू का पत्थर है। ये जो फिनिशिंग जिसके अंदर नहीं आ सकती और ये मजबूती की दृष्टि से अच्छा होता है, लेकिन ये पत्थर जो है इसमें चमक नहीं होती, इसको बालू का पत्थर कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर आपने बताया, लेकिन मेरा अनुमान है कि जो आपने भी बताया इसका हमारा एक अनुमान हो सकता है, जबकि इसका हमारे पास लिखित प्रमाण तो नहीं हुआ सर कि ये रानी कर्मावती जो हाड़वती क्षेत्र की थी, तो उनका अनुमान था। तो सर पीछे ये जो कुछ मंदिर नज़र आ रहे हैं कि ये है, कुछ इधर ये है, तो सर बहुत सारे मंदिर है, तो ये किसके मंदिर होने चाहिए? सर ये भी इन मंदिरों के बारे में भी हम यह तो कह नहीं सकते कि ये कोई नए मंदिर हैं। ये विशाल प्राचीन मंदिर हैं सर। यहाँ पे पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। तो इधर सर मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखाना चाहूँगा। ये जो लोग यहाँ इस रास्ते में से, अगर ये रास्ता भी हमारे कवर हो जाए वीडियो में, तो इस रास्ते में होकर एक दिगंबर जैन मंदिर है। क्योंकि सर यहाँ पे उद्योतन सूरी ऐसे जो कई लोग हैं, जिनदत्त सूरी, इन लोगों ने यहाँ पे आकर भी कई ग्रंथों की रचनाएँ की। यहाँ भी अपने अनुयायियों
रानियों को बढ़ाया और उस समय यहाँ पर भी जैन मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो गया। सर धुंधला धुंधला सामने की ओर हमें नजर आ रहा है मंदिर, देखिए अब इन वृक्षों के बीच में से, तो मेरा अनुमान है कि शायद हो सकता है जैन मंदिर वही हो, कि शैली वो जैन टाइप में कुछ नजर आ रही है। बिल्कुल सर, वही जैन मंदिर है, वही दिगंबर जैन मंदिर है। जी सर, तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इस तरफ कुछ हमें बहुत सारे भवन महल इत्यादि नजर आ रहे हैं। अब सर तो मैं हम यहाँ से आपको एक महल और दिखाना चाहूँगा, वह भी यहाँ के हमीर देव के समय का ही वह महल रहा है। जी सर। और ये महल अभी पर्यटन विभाग ने इसको और पुरातत्व विभाग ने इस महल को अभी बंद करने के आदेश दिए हैं। और इस महल को बंद करने के पीछे की मंशा ये थी कि ये पूरी तरह जीर्ण शीर्ण है, तो कोई भी पर्यटक आहत हो जाए या फिर कोई भी आमजन इससे आहत हो जाए, तो इस वजह से महल के मुख्य दरवाजे को बंद किया जा चुका है। लेकिन यही वह मुख्य महल है जहाँ पे संभवतया रानी रंग देवी और राजा हमीर यहाँ पे रहते होंगे। इस प्रकार की यहाँ की लोक कथाओं में भी यहाँ कहा जाता है, और इस प्रकार के प्रमाण भी और इस बात के साक्ष्य भी मिले हैं कि इन्हीं महलों में रानियों का रनिवास और शाही निवास हुआ करता था, और इन्हीं महलों में राजा रहा करते थे। तो सर बिल्कुल हम इसके लिए एक शब्द यूज कर सकते हैं, ये शाही निवास था। बिल्कुल सर। सर इसकी बनावट, कलाकृति, खिड़कियाँ इत्यादि झरोखे देखकर साफ सुथरा लग रहा है कि जरूर ये जनाना निवास या महिला निवास, शाही निवास तो रहा है। और सर क्योंकि एक आधार पर भी इसको हम शाही महल का दर्जा इसलिए भी दे सकते हैं क्योंकि युद्ध में राजा की वीरगति प्राप्त करने के पश्चात जब रानियों को जौहर करने की जब नौबत आई, तो रानियों ने, यहाँ पे अग्नि जौहर नहीं हो पाया था, यहाँ पे जल जौहर हुआ था, तो रानियों ने जस्ट इसके पीछे ही एक यहाँ की, उसको लोक भाषा में पद्मिनी तालाब कहा जाता है, पद्मला तालाब भी कहा जाता है उसे, तो उस तालाब में कूदकर और हमीर की रानियों ने यहाँ पे जल जौहर कर लिया था। तो वह, क्योंकि अगर रानियों का निवास कहीं और होता तो वह इतनी दूर तक जा नहीं पाती, और वो तुरंत ऐसी जौहर की घटना उन्हें करनी पड़ी, तो वो जस्ट पीछे। तो इस प्रकार से इस महल को भी हम शाही निवास की संज्ञा दे सकते हैं कि यही संभवतया रानियों का शाही निवास रहा होगा। जी सर, तो बढ़ते हैं आगे महलों की ओर, उस जौहर तालाब की ओर। बिल्कुल चलिए। तो सर एक लंबी यात्रा में हमने पहले दरवाजे से प्रवेश करने के बाद तो 7 दरवाजे पार किए, छतरियों को विजिट किया और भी कई कब्रगाह को कवर किया। इन सब परिदृश्य को क्लियर करने के बाद हम इस दुर्ग के बिल्कुल एक अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि हम एक सीमा को देख रहे हैं, तो बड़े बड़े उत्खात भी हमें नज़र आ रहे हैं, पहाड़ी उत्खात। इसी बीच में यहाँ हमें एक मछली के आकार में, एक त्रिकोणाकार में एक हमें तालाब नज़र आया, एक सरोवर नज़र आया। तो सर ये मेरा अनुमान है कि शायद वही सरोवर होगा जहाँ पर रानी देवल दे, जो पुत्री थी हमीर देव की, और इनकी पत्नी थी रंगा देवी, जिन्होंने जल जौहर किया था, से वही तालाब हो। तो सर इसके प्रति क्या ख्याल है आपका? सर बिल्कुल, आपका बिल्कुल ठीक अनुमान है, और ये शाही महल के पीछे ठीक वही तालाब है जहां उस जौहर से एक दिन पूर्व हमीर देव की पुत्री रानी देवल दे ने आत्मोत्सर्ग कर लिया था यहाँ कूद के। और यह वही तालाब है ठीक जिसमें रानी रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ की कई महिलाओं ने रंग देवी के साथ साथ कूदकर जल जौहर कर लिया था। जी सर बिल्कुल सही बात है। ये राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है जो 11 जुलाई 1301 के अंदर हुआ था। सर जौहर, वास्तविकता तो ये है, मैं दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि जौहर जो है वो वास्तव में अग्नि में किया जाता है। ये जौहर क्यों करती थी महिलाएं? अपनी शान शौकत को बचाने के लिए, अपनी मान मर्यादा और संस्कृति को बचाने के लिए। वो क्यों? जब दुश्मन लोग, दूसरा राजा आक्रमण करेगा
तो उसका एक रिलेशन अच्छा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, वो दुश्मन के रूप में आक्रमण कर रहा है या वो साम्राज्यवादी नीति से आक्रमण कर रहा है। तो यहाँ रहने वाली शाही रानियों को तो एक तरीके से इन पर अत्याचार भी करेगा, हो सकता है उनको दासी रूप में भी उसको अपने दरबार में ले जाए या उनके ऊपर किसी प्रकार से शारीरिक शोषण भी करेगा, तो ऐसा हो सकता है। तो रानियाँ अपनी शान शौकत को बचाने के लिए एक कुंड में अग्नि जलाया करती थी, एक कुएं के अंदर, और उसके अंदर वो अपने आप को आत्मदाह करती थी। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जैसे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, आक्रमण के दौरान स्थिति इतनी आपातकालीन हो चुकी थी कि सेना अंदर प्रवेश कर चुकी थी, यानी कि महिलाओं को आग जलाने की नौबत भी नहीं थी और इतना टाइम भी नहीं था। तो उन्होंने तुरंत तत्काल में फैसला किया कि हम तुरंत अपने आप को इन दुश्मनों के हवाले करने के बजाय हम जल को समर्पित कर देते हैं। तो ये राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है, जोहर जो अग्नि में होता है, लेकिन ये एकमात्र है जो जल के अंदर हुआ था। मैं थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ कि यहाँ रणथंभ के नाम से पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर ये पूर्णतः किला बना हुआ है, इसलिए इसको रणथंभोर के नाम से जाना जाता है। क्या सर ये बात सही है? बिल्कुल सर, ये एक रणस्तंभ पहाड़ी है और कई लोग कहते हैं कि रणस्तंभ नाम का यहाँ कोई शासक रहा होगा जिसने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन रणथंभ, एक रण और थंभ दो पहाड़ियाँ हैं और उनके मिड में यह दुर्ग बना हुआ है, इसलिए इस दुर्ग को रणथंभोर कहना ज़्यादा उचित लगता है इतिहासकारों की दृष्टि से भी। और यदि हम मतलब इस तरीके से देखें, अगर हमारे लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल करें तो भी रणथंभ दो पहाड़ियों के बीच में होने के कारण इसका नाम रणथंभोर पड़ा होगा। तो सर क्या वो भी हम दर्शकों को दिखा सकते हैं कि कौन सी रण है, कौन सी थंभ है, अभी यहाँ पता लगे तो? सर दर्शकों को केवल हम एक पहाड़ी दिखा सकते हैं, इसका ठीक अनुमान मुझे नहीं है सर कि कौन सी रण है और कौन सी थंभ है। लेकिन एक पहाड़ी जो है, ये बिल्कुल ठीक सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही हो, ये रण और थंभ में से शायद कोई संभवतः एक पहाड़ी वो होगी। और एक पहाड़ी सर इसके जो फ्रंट डोर है उस पे है, तो यहाँ से लगभग वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है सर। तो उसको बताना अभी मतलब बताया नहीं जा सकता, यहाँ से कैमरा भी इतना विजिबल होगा नहीं। जी सर। तो सर मैं इस इतिहास के बारे में दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि रणथंभोर वास्तव में जब अस्तित्व में है तो वो 7वीं शताब्दी थी, लेकिन शताब्दियाँ बदलती गई, बदलने के साथ साथ में शासक भी बदलते गए। और 1194 में अजमेर का चौहान वंश था, अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके पुत्र थे गोविंदराज, जिन्होंने 1194 में, क्योंकि 1192 में त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय एक्सपायर होने के बाद उनकी स्थिति थोड़ी सी विकराल हो गई थी और उनका स्वाभिमान की बात थी। दिल्ली में मोहम्मद गोरी के अधीन कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो चुका था। तो उस दौरान अजमेर का अस्तित्व जब उजड़ता हुआ देखा तो गोविंदराज, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे, उन्होंने 1194 में इस कस्बे को चुना और यहाँ पर चौहान साम्राज्य की स्थापना की। और 1194 में स्थापित होने के बाद वल्लन देव, प्रहलादन जैसे कई शासक यहाँ पर आए। लेकिन इतिहास तभी गवाह बनेगा जब कोई गौरवशाली कार्य करेगा। उनमें से एक गौरवशाली कार्य किया जेतर सिंह जी ने। उन्होंने भी एक ही गौरवशाली काम किया, उन्होंने एक संतान को जन्म दिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण संतान थी, नाम था हमीर देव चौहान। और हमीर देव चौहान के जो पुत्र हुए जिनका नाम था, जेतर सिंह जी के पुत्र हुए जिनका नाम था हमीर देव चौहान। और हमीर देव जी का ही गौरवशाली इतिहास इसको अपनी ओर आकर्षित करता है और रणथंभोर की पहचान और इससे जुड़ी हुई है। बड़ी जिद्दी शासक होते थे, कहते हमीर देव इतने जिद्दी थे, हमीर हट तेरिया तेल चढ़े न दूजी बार, कि एक बार जो कमेंटमेंट कर दी फिर तो किसी की भी नहीं सुना करते थे। और उन्हीं के काल में दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया सर जी। 1290, 91, 92 3 साल तक बीच बीच में आता जाता रहा और अभियान चलता रहा। इसी से कुछ ही दूरी पर एक दुर्ग है जिसको जाइन दुर्ग बोलते हैं, और वही एक सुलभ मार्ग था इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए। इसलिए जाइन दुर्ग को इस दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता था। खिलजी ने गुरदास सैनी को पराजित किया जो जाइन का किलेदार था। अपार सफलता के बाद जैसे यहाँ पर इसमें अटैक किया रणथंभोर पर, तो यहाँ पर एक यंत्र था इनके पास, पत्थर फेंकने वाला यंत्र जिसे गरमच बोलते हैं। गरमच यंत्रों की सहायता से अमीर देव की सेना ने जलालुद्दीन खिलजी का पतन किया। भागते भागते जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, अरे जा रे जा, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर महत्व नहीं देता। यानी कि उसके साथ वो बात हुई कि लोमड़ी को अंगूर हाथ आए नहीं, अंगूर खट्टे हैं, वो सब वृत्तांत हुआ। अब मौके पर बात यह थी कि 1296 के बाद दिल्ली का शासक अलाउद्दीन बना।
वो जानता था कि पत्थर से पत्थर भिड़ेगा तो चिंगार निकलेगा। उसने कभी भी टक्कर नहीं ली हमीरदेव के साथ, क्योंकि पता है वो भी महानतम है और कम वो भी नहीं था। लेकिन कई बार युद्धों के कारण होते हैं बहुत सारे। तो हुआ क्या, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमना बेगम, और चिमना बेगम का एक प्रेमी हो गया था मोहम्मद शाह, वो जो अलाउद्दीन का दरबारी था। चिमना और मोहम्मद शाह दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था, जिसके कारण इस बात का पता चला अलाउद्दीन खिलजी को, और मोहम्मद शाह को दरबार से निकाल दिया और वो मारना चाहते थे उनको। और मोहम्मद शाह ने आके हमारे रणथंभौर में हमीरदेव के पास में शरण ले ली। शरण लेने के बाद इससे अलाउद्दीन नाराज़ हुआ और निवेदन किया हमीरदेव से कि आप इन्हें यहाँ से या तो दरबार से निकालिए या इसे मुझे सौंप दो। लेकिन हमीरदेव ने कहा कि हम राजपूत हैं, शीश कटे धड़ लड़े वो है राजपूत, अपने वचनों पे पक्का रहे वो है राजपूत, वचनों का धनी हूँ, वचन तेरे को देता तो तेरे को मना नहीं करता, वचन दे चुका हूँ, तेरी हिफाजत करूँगा, अलाउद्दीन चार आ जाए तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो इस प्रकार ऐसा चैलेंज हो गया। तो अलाउद्दीन ने कहा कि ऐसी बात है तो हम बात करेंगे युद्ध भूमि में। तो हमीरदेव ने एक ही बात कही, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, अरे पल में कुछ रहना नहीं, लिट जाएगा तेरा सब। तो हमीरदेव ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, बोला आजा। 1299 में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच में युद्ध होता है बनास नदी के किनारे कुछ ही दूरी पर, और उस घाट को बोलते हैं यहाँ पर हिंदूवाट घाट बोलते हैं, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को एक असफलता का सामना करना पड़ा। एक उसका सैनिक मारा गया नुसरत खां, और एक था उलूग खां जो यहाँ से बचकर भाग गया। लेकिन कूटनीति का प्रयोग किया। फिर से अलाउद्दीन ने स्वयं ने यहाँ पर 1301 में आक्रमण किया। उसको पता था यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, इससे कुछ ही दूरी पर 10-12 किलोमीटर की दूरी पर जाइन दुर्ग, उस पर अटैक कर लिया। फिर भी कुछ नहीं बना, वो भी एक सुरक्षित किला था। लेकिन कहते हैं कि खेत की जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो उसका कोई भगवान भी रखवाड़ा नहीं होता है। और उस जाइन दुर्ग का जो किलेदार थे, दो थे, रणमल और रतिपाल। उन्होंने विश्वासघात किया, विश्वासघात करके गुप्त रास्ते बताए और सेना का भी सहयोग किया और सहयोग करके यहाँ पर आक्रमण करवाया रणथंभौर पर। लेकिन हमीरदेव तो रणमल रतिपाल के भरोसे बैठा था, वो मेरे दो सुरक्षा कवच है, तो क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कवच जो ऐसा कर गए। तब यहाँ पर अचानक रात्रि काल में जैसे ही आक्रमण होता है, तो ये जुलाई का वक्त था, जुलाई और मानसून का काल था। तो उस दौरान यहाँ पर रात्रि काल में जब आक्रमण हुआ, हमीरदेव ने बहुत सी वीरता दिखाई, लेकिन जब तैयारी में नहीं था तो फिर क्या होता। अकेला वीर हजारों से कितनी देर लड़ सकता है। तो लड़ते लड़ते हमीरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हो गए। इनके गुरु उस टाइम राघव देव, वो भी यहीं पर विराजमान थे, वो भी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। और एक वो चिमना का प्रेमी मोहम्मद शाह भी यहीं था, वो भी लड़ता लड़ता मारा गया, क्योंकि उसको मैं वीर कहना उचित नहीं मानूंगा, क्योंकि वो मारा गया। और अपनी शान शौकत को बचाने के लिए हमीरदेव की पुत्री देवलदेव ने इस तालाब में कूदकर जोहर किया, और उनकी पत्नी रंगा देवी ने कूदकर यहाँ पर जोहर किया, जो राजस्थान का एकमात्र पहला 1301 में होने वाला जल जोहर है। और ये ऐसी कोई कहानी मिलती है इन दोनों के बीच में। तो सर, इस दुर्ग के बारे में, इस जोहर के कुंड के बारे में और इस किले के बारे में कुछ और दर्शकों को कहना चाहोगे आप? सर, मैं आपके द्वारा दी गई इस जानकारी से वाकई में बहुत ज़्यादा अभिभूत हूँ, और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आपके पास इतनी व्यापक जानकारी। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है। जी सर। लेकिन मुझे अभी तक मतलब ऐतिहासिक रूप से हो सकता है कि मुझे इतनी कई घटनाएं जो एक दो आपने बताई है, जैसे हिंदूवाट घाट उसे बोलते हैं, उनके बारे में मुझे पता नहीं था। मगर आपने इतनी अच्छे तरीके से इस जानकारी को प्रेजेंट किया है कि हर किसी को ये समझ में आ सकता है कि वाकई में हमीरदेव कितना वीर रहा होगा। सर, हमीरदेव के बारे में तो वाकई में ये कहा जा सकता है कि एक बार अगर उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते थे। और हमारे यहाँ कहते हैं कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात शेर अगर एक बार चलना चालू कर देता है, कदली का फल है वो केवल एक बार ही फल देता है। उसी तरह औरत अगर मतलब विवाह के बंधन में जब बनती है तो उनके ऊपर जब तेल चढ़ जाता है तो वो दोबारा नहीं चढ़ सकता। उसी प्रकार हमीर अगर एक बार कह देता था कि यह काम होगा तो वह काम होता ही था। उसने उस मंगोल विद्रोही महमूद शाह को शरण दी और उसको लौटाने से इनकार कर दिया। अलाउद्दीन ने खूब डिमांड की कि भैया मुझे लौटा दे, मुझे लौटा दे, मगर उसने साफ साफ इनकार कर दिया। अब युद्ध तो होना तय था और वो एक पक्का क्षत्रिय था, उसके अंदर शौर्य कूट कूट कर भरा था और वह अपने पिता की तरह ही एक प्रभावशाली
आदर्श न्यायपूर्ण शासक था तो वह कैसे हार मान लेता, और उसने सर पूरा दम लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी, और उस युद्ध को लेकिन एक विशाल सैन्य संगठन के सामने अकेला हम्मीर कुछ कर नहीं सका। अपने कुछ दरबारी रणमल रत्तीपाल के विश्वासघात से, और विश्वासघात अपने यहाँ पर अपने हिंदू शासकों के साथ शुरू से होते रहे हैं। हर दुर्ग की हम जब कहानी सुनते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको इसी तरह छल कपट और कूटनीति के साथ उनको जीता है। तो इस विजय को हम विजय नहीं मानते, बल्कि हम्मीर देव के इस गौरवशाली इतिहास के साक्षी रहे इस रणथंभौर दुर्ग में आकर। आज सर मेरा मन कर रहा है कि मैं हम्मीर देव अगर आज होते तो शायद मैं उनकी चरण वंदना करता, कई किलोमीटर तक उन्हें कनक दंडवत नमस्कार करता। सर इतने महान शासक के कालखंड में हम नहीं रह सके, लेकिन आज उनकी इस जगह पर, उनकी इस पुण्य भूमि पर आकर मुझे गौरव महसूस हो रहा है, जैसा कि आपने इतिहास बताया मुझे। जी सर, मैं भी इस भूमि को नमन करता हूँ कि जिसके दम पर आज मेरा वजूद है, मेरा अस्तित्व है इस इतिहास की परिदृश्य से। और आपको भी सर अच्छी इसकी जानकारी आपने कलेक्ट कर रखी है, और आपने भी दर्शकों को बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से अवलोकन भी करवाया है। और मेरा भी ये प्रथम अवलोकन ही था, मैं भी पहली बार यहाँ पर आया हूँ। तो सर हमीर देव महान था, उसमें उनकी महानता पे कोई डाउट नहीं है, कोई शका नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमीर देव का कुछ नहीं बिगड़ा दुश्मनों की तलवारों ने। हमीर देव का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मनों की तलवारों ने, इस हमीर देव को बर्बाद किया था इन्हीं के गद्दारों ने। वरना अलाउद्दीन खिलजी की क्या औकात थी सर। अलाउद्दीन खिलजी ताकतवर था, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन वो अपनी ताकत का सदुपयोग करता तो वो ताकतवर होता। उसने अपनी ताकत का नेगेटिव यूज़ किया था, और हमारे हमीर देव चौहान ने अपनी ताकत का सदुपयोग किया था। इसलिए हम आज हमीर देव के शौर्य और बलिदान को हम सुनकर भी अपने आप को शौर्यवान महसूस करते हैं, और अपने आप हमीर देव जी पे हमें गर्व भी होता है कि वो कपटी नहीं थे, छल कपट उनके बिल्कुल आसपास भी नहीं था। तो सर ये बात थी। और इसके अलावा सर दर्शनीय स्थल भी है यहाँ पर, उसके बारे में सर बताइए। सर यहाँ से अब सामने बिल्कुल आपको फ्रंट में रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश मंदिर दिखाई दे रहा है, और हम वैसे तो प्रथम निमंत्रण गणेश जी को देते हैं, और हमारे वीडियो के प्रारंभ में भी गणेश जी आने चाहिए थे, मगर हम अब बिल्कुल अंत में एक बार हम गणेश जी के साथ जाकर उनको नमन करके आएंगे सर, और दर्शकों को भी दिखाएंगे कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर का अभी मूल स्वरूप क्या है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक बड़ा ही शानदार श्लोक है, विघ्न हरण मंगल करण होत बुद्धि प्रकाश, नाम लेत गणेश का होत विघ्न सब नाश। और सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश का बहुत ही अद्भुत महत्व है। तो उस गौरवशाली महत्व को, हमारे आध्यात्मिक महत्व को भी हम बनाए रखेंगे, और उस इतिहास को जाके जागृत करेंगे। और राजपूत समाज के अंदर, क्षत्रिय समाज के अंदर आज भी, और ब्राह्मण समाज में आज भी एक मान्यता है, हमारे विवाह की जो पहली पत्रिका होती है, जिसे कुमकुम पत्रिका बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम निवेदन करते हैं, आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं प्रिय दर्शकों को, अपनों को, प्रियतमों को, लोगों को। तो सर्वप्रथम राजपूत समाज में, ब्राह्मण समाज में, यानी कि बाई नियर 200, 250, 400, 500 किलोमीटर तक, आज तक तो महाराष्ट्र के लोग भी इनको भेजने लग गए थे, तो इनको पहली कार्ड भेज कर जाते हैं। तो ये स्थापत्य की दृष्टि से आपको इतना कोई आकर्षक नहीं लग रहा होगा, दिखने में आपको आधुनिक बहुत सारे मंदिर नज़र आएंगे, लेकिन प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर जिसका शुरू से वजूद रहा है, वो मंदिर अब हम आपको दिखाएंगे, उस मंदिर की ओर आगे आपको आगे लेके जा रहे हैं। चलिए सर, अपन यात्रा को आगे
है।